हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। तो इससे पहले भी मैं बता चुका था हम लोग मिडेबल हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे पहले वाले 50 क्वेश्चन में एक वीडियो बना चुका था, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया गया था, और ये राणा सांगा के साथ युद्ध कब हो रहा है? ये 1527 ईस्वी में हुआ है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका था आपको, जब बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी तो उसने 2 युद्ध लड़े थे। तो सबसे पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 1526 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था उसको हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, और 1527 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया उसको हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद 2 युद्ध और लड़े गए थे 1528 ईस्वी में और 1529 ईस्वी में। तो 1528 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था उसको हम इसको हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं, और 1529 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था उसको हम घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये 4 तरीके के युद्ध लगातार बाबर के द्वारा लड़े गए थे। 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्रम है, इसको आप लोग याद रखोगे। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था? तो यहाँ पर इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये शासक का नाम औरंगजेब है। आगे 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये कई बार हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मैंने बता दिया था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। और इसका मकबरे के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1857 ईस्वी में जो हमारे यहाँ क्रांति हुई थी तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर ही था। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद कहाँ निर्वासित किया गया? ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। जो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसमें मैंने बता दिया था रंगून निर्वासित किया गया था। तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा इसका। और रंगून को आज हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक नाम बर्मा भी हमें देखने को मिलता है। तो कुछ भी आ सकता है, बर्मा भी आ सकता है ऑप्शन में, म्यांमार भी आ सकता है। तो इन दोनों को हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। कई बार हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। तो इसको एज इट इज याद रखोगे। ये रट्टा आगे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये 1526 इसका सही आंसर है। 1526 को टिक करेंगे। हम लोग आगे चलेंगे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाबर, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी है। तो तुर्की भाषा में सबसे पहले इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। और तो बाबरनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। बाबरनामा से हमें मुगल वंश के बारे में जानकारी भी मिलती है, और बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उसकी भी जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। जैसा कि हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ भी चुके हैं। हुमायूं नशा करने का शौकीन था, और नशे में क्या करता था, ये किताबों को पढ़ता था। तो इन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी थी जिसका नाम था शेर ए मंडल। शेर ए मंडल। तो शेर ए मंडल पे क्या कर रहे थे, ये किताबें पढ़ रहे थे, और रात में उतरते समय इनका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। शेर ए मंडल कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष हटाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी डेट्स हमसे पूछ ली जाती हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो 1564 ईस्वी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। आगे हम चलेंगे। अकबर का सबसे प्रिय दरबारी कौन था? तो नो डाउट इसका बीरबल आंसर सही होगा, क्योंकि अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था 1571 ईस्वी में। तो जब भी आप फतेहपुर सीकरी में घुसोगे तो सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा दिखेगा, उसके बाद हमें बीरबल का महल भी दिखता है। तो बीरबल का महल सबसे पहले हमें दिखाई देता है। इससे हमें पता लग जाता है कि बीरबल ही अकबर का फेवरेट था। और एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। तो दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला सबसे पहला हिंदू भी बीरबल था। तो इसका नाम तो हमें बीरबल मिलता है, लेकिन इसका एक नाम और मिलता है जो है महेश दास। तो महेश दास भी आप इसको याद रखेंगे। बीरबल का दूसरा नाम है ये, महेश दास। आगे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, और उसका प्रथम अनुयायी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बीरबल था। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। तो टोडरमल हमारे इतिहास में इसलिए फेमस है थोड़ा सा, क्योंकि टोडरमल के द्वारा एक पद्धति चलाई गई थी जिसका नाम था दहसाला पद्धति। तो दहसाला जो पद्धति थी वो राजस्व विभाग से संबंधित थी। तो 10 साल का जो डाटा है वो निकाला जाता था, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लिया जाता था लोगों से। तो इसलिए इसको हम टोडरमल को ही हम दहसाला पद्धति का जनक के रूप में भी जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर।
इलाही संपत किसने स्थापित की थी? तो नो डाउट इलाही संपत स्थापित करने वाला हमारा जो सही ऑप्शन होगा अकबर होगा। तो अकबर ने इलाही संपत की स्थापना की थी। आगे चलते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन होगा जोधाबाई। इनका पूरा नाम मिलता है जगत गोसाई जोधाबाई, और कहीं कहीं पर इनका नाम कुछ अलग भी मिलता है, उसको आप लोग नेट से सर्च करके बताओगे कि अकबर का विवाह किससे हुआ था, तो राजपूत रानी का क्या नाम था, ठीक है। तो कहीं कहीं नाम में थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलता है, तो आप लोग उसको सर्च करके बताओगे। आगे चलते हैं, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो सभी लोगों को पता है अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। तो जहांगीर का एक नाम हमें सलीम भी मिलता है। और इसके आगे चलेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सलीम नाम इनका क्यों पड़ा था। इसका एक रीज़न है, आगरा में एक सूफ़ी संत है जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी हमारे पेपर्स में आ जाता है। आगे चलते हैं, अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अकबर की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। आपको मैंने बता दिया था 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। और अकबर का जो मकबरा है वो शहादरा में है। शहादरा एक जगह है, वो आगरा में पड़ती है। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे, शहादरा में अकबर का मकबरा है और ये जगह जो है वो आगरा में पड़ती है। आगे चलते हैं हम लोग, महाराणा प्रताप ने किस युद्ध में अकबर से युद्ध किया था? ये तो नो डाउट इसके ऊपर कई सारे वीडियो लेक्चर भी मैं बना चुका हूँ। तो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध है, तो इसके बारे में भी हम लोग याद रखेंगे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा जा रहा है। आगे चलते हैं, बाबर ने किस भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया? ये हम लोग अभी ऊपर ही डिस्कस कर चुके थे। तुर्की भाषा में इसका निर्माण, इसको लिखा गया है। तो तुर्की भाषा में ही तुर्की भाषा में ही बाबर ने अपनी जो जीवनी है बाबरनामा उसको लिखा है। इसके बाद इसका फ़ारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। इसके बाद इसको अंग्रेज़ी भाषा में भी अनुवाद कर दिया गया है। आगे चलते हैं, किस मुग़ल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? जहांगीर था। तो दोस्तों यहाँ से एक विडंबना भी हमें देखने को मिलेगी। जहांगीर ने तंबाकू पर तो प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रिंक करने के शौकीन थे वो जहांगीर ही थे। तो जहांगीर जो है वो शराब पीने के भी आदी थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आज भी अगर आप आगरा के लाल किले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अंगूर दिखेंगे। तो ताज़ा अंगूरों से वहाँ पर शराब तैयार की जाती थी, जो जहांगीर के द्वारा लगवाए गए थे। आगे चलते हैं, नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहांगीर की पत्नी थी। तो इसको हम लोग सही से यहाँ पर पढ़ लेंगे। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। और बाद का शासनकाल हम देखेंगे तो नूरजहाँ के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो जहांगीर के साथ ही बैठकर डिसीजन करने लगती है। तो राजा के पास, मुग़ल सम्राट के पास बैठकर डिसीजन करने का जो अधिकार था वो नूरजहाँ को मिल गया था लास्ट में। तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग, शाहजहाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो शाहजहाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध था? इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, स्थापत्य कला, जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्थापत्य कला, सबसे ज़्यादा जो दुर्ग बनाए गए थे, सबसे ज़्यादा जो किले बनाए गए थे वो शाहजहाँ के शासनकाल में ही बनाए गए थे। इसीलिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो शाहजहाँ के समय को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। शाहजहाँ ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? शाहजहाँ ने बहुत सारे स्मारक का निर्माण कराया था, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो है ताजमहल, जिसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल कराया गया था। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। ये ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। 75 क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और इब्राहिम लोदी ऐसा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। तो 1526 इसका टाइम भी आप लोग याद रखोगे, 1526 ईस्वी। इसके आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, तुजुक बाबरी इसका नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 77, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हम इसको देख चुके हैं ऊपर भी, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। अकबर ने जजिया कर किस वर्ष हटाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही डेट है वो 1564 ईस्वी है। तो कुछ डेट्स हमें याद रखनी है अकबर के समय की, जैसे जजिया कर कब समाप्त किया गया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी, मजहरनामा की स्थापना कब की गई थी। ये कुछ डेट्स हैं जो हमें अकबर के शासनकाल को देखना है। वहाँ पर ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जजिया कर के बारे में याद रखेंगे, जो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। अकबर का सबसे प्रिय दरबारी कौन था? बीरबल था। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये अकबर ने की थी। बार बार हम लोग इसको क्वेश्चन को बार बार देख रहे हैं। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल था। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। इलाही संपत का शुरुआत किसने की थी? इसका भी क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो अकबर ही होगा। आगे चलते हैं, अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था?
इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है जोधाबाई। यहाँ से हम लोग जोधाबाई को टिक करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये फतेहपुर सीकरी में हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये सारे रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। तो बार बार हम लोग इसको रिपीट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर से किस युद्ध में युद्ध लड़ा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हल्दी घाटी होगा। हल्दी घाटी के बारे में हम लोग ऊपर एक डिस्कस कर चुके हैं, और हल्दी घाटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप लोग लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो बाबर ने किस भाषा में बाबरनामा लिखी थी? इसका सही आंसर होगा तुर्की। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है, कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए बार बार हमें दिखाई देता है। नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। शाहजहां किस कला के लिए प्रसिद्ध था? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का जो निर्माण है वो कब पूरा हुआ? तो 1600, यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब पूरा हुआ। तो स्टार्ट कब हुआ था? 1631 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और 1653 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो गया था। तो कितने साल लग गए आप लोग काउंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर लगभग 22 साल का समय लगा था। तो 22 साल में बन के पूरा तैयार हुआ था ताजमहल। इसके आगे चलते हैं हम लोग। औरंगजेब किस नीति के लिए जाना जाता है? तो कट्टर इस्लामी नीति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन से हम लोग इसको टिक करेंगे। आगे चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था, और आप लोग डेट याद रखोगे 1674 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1674 आप लोग याद रखोगे, और एक चीज़ यहाँ पर और याद रखोगे, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इनकी जो कुछ डेट्स हैं वो यहाँ पर हमें याद रखना है, पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नो डाउट शिवाजी भोसले। शाहजी भोसले नहीं बोलेंगे, शिवाजी भोसले बोलेंगे। इनको छत्रपति शिवाजी बोला जाता है। मुगल वंश को इन्होंने पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया था। तो मुगल वंश जो पतन की ओर अग्रसर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मराठा साम्राज्य की वजह से ही हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री को टिक करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक समय में हम देखते हैं कि पेशवा के पास ही समस्त शक्तियाँ जो हैं वो केंद्रित हो गई थी। तो पेशवा एक महत्वपूर्ण पद के रूप में कार्य करने लगा था। ये एक संधि हुई थी 1750 ईस्वी में, जिसको हम लोग संगोली की संधि के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संगोली की संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? पेशवा ही सर्वे सर्वा हो गया था। आगे हम लोग चलते हैं। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान में सुमंत किसको कहा जाता था? सुमंत होता था विदेश मंत्री। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन मिनिस्टर जो होता था उसको हम लोग सुमंत के नाम से जानते थे। तो अष्टप्रधान क्या होता था? प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकारियों के नाम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो 8 प्रमुख अधिकारी होते थे। तो 8 के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इसमें। तो सुमंत को पहले आप याद रखेंगे। ये सुमंत जो है वो विदेश मंत्री होता था, विदेशों से कार्य व्यवहार करता था, ये विदेशों को लेटर वगैरह लिखता था। आगे हम लोग चलते हैं। मराठा साम्राज्य की नौसेना का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये इसको एज इट इज़ याद रखोगे, कोलाबा था। इसके आगे चलेंगे हम लोग। मराठा साम्राज्य में पागा क्या था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पागा आपने पहली बार सुना होगा। पागा जो है वो स्थायी घुड़सवार सेना थी। तो इसमें स्थायी घुड़सवार सेना वो होती थी जो हमेशा शिवाजी के साथ रहती थी। तो स्थायी जो घुड़सवार सेना थी, इस पर राजा बहुत अधिक पैसा खर्च करता था, और ये एक बहुत मजबूत सेना थी, बहुत मजबूत पार्ट था शिवाजी की सेना का। तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। मराठा साम्राज्य में बरगीर किसे कहा जाता था? ये कुछ ऐसे नाम हैं जो देखने में हमें टिपिकल लग रहे हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बरगीर कौन होता था? अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जो स्थायी होते थे उनको पागा बोला जाता था, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। जो अस्थायी होते थे उनको बरगीर बोला जाता था। दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। शिवाजी के शासनकाल में अमात्य किसे कहा जाता था? तो अमात्य एक विदेश मंत्री था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 102। मराठा साम्राज्य में मोकासा क्या था? देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है यहाँ पर। मोकासा भूमि अनुदान था, और ये क्वेश्चन कई बार हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो इस तरीके के नाम आप लोग याद रखोगे।
मोकासा जो है वो एक तरीके से भूमि अनुदान होता था। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। चौथ क्या था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथ एक कर था, पड़ोसियों से लिया जाने वाला एक कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे, पड़ोसियों से लिया जाने वाला एक कर। हमें दो तरीके के कर यहाँ पर मराठा साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। एक तो चौथ देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिलेगा सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, ये दोनों तरीके के जो कर हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे। चौथ कर 1/4 होता था, सरदेशमुखी कर जो है 1/10 भाग लिया जाता था किसी भी प्रॉपर्टी का। तो आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। शिवाजी के समय में हवलदार के अधीन कितने घोड़सवार होते थे? तो इसका सही से आंसर लगा लेंगे 25। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी, तो रायगढ़ आप लोग याद रखोगे। इसके आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1674 ईस्वी में, 1674 AD में शिवाजी राजा बने थे। आगे चलेंगे, अफजल खां का वध शिवाजी ने कहाँ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ में किया था। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं प्रतापगढ़ कहाँ पर है और शिवाजी का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला वो कहाँ पर है। तो इसको हम लोग मैप में देखेंगे, वो बाद में जब आप क्लास में आएंगे तब मैं इसको दिखा दूंगा। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। शिवाजी महाराज के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी महाराज के जो पिता का नाम था वो शाहजी भोसले था। तो शाहजी भोसले ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर 2-3 नाम कन्फ्यूजन वाले हैं। शाहजी भोसले, उसके बाद इनके जो बेटे थे उनका नाम था छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के बेटे का नाम था संभाजी। तो संभाजी, शाहजी, ये सब बहुत टिपिकल है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ से आंसर 1 सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। शिवाजी महाराज की माता कौन थी? जीजाबाई थी। बहुत ज़्यादा हमने पहले भी पढ़ा है और बार बार हमारे पेपर्स में पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। शिवाजी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता था? तो यहाँ पर तोरण का किला जीता था। यहाँ तोरणा लिखा है, कभी तोरण भी हमें किताब में देखने को मिलता है। तो तोरण का मतलब ही होता है दुर्ग। इसके आगे चलते हैं हम लोग 110 क्वेश्चन। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो यहाँ का जो आंसर होने वाला है वो 1645 ईस्वी होने वाला है। यह आंसर 1 सही हो जाएगा। तो कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनको हमें एक बार देखना ज़रूर है। औरंगजेब ने शिवाजी को किस वर्ष आगरा बुलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1666 ईस्वी में आगरा बुलाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ हम लोग थे। तो क्वेश्चन नंबर 111 में जो सही हो जाएगा वो 1666 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और 1666 ईस्वी में जब शिवाजी आगरा गए थे, उसके बाद शिवाजी आगरा के किले से कैसे बाहर निकले, आज तक की ये रहस्य ही बना हुआ है। तो आप आगरा के किले को देखोगे तो चारों तरफ हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आती है और किले में एक ही प्रवेश द्वार था। उस प्रवेश द्वार से कैसे शिवाजी अंदर घुस तो गए, उनको कैद करने के बाद वो कैसे बाहर निकले आज तक किसी को नहीं पता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। शिवाजी ने आगरा से कैसे भाग निकाला था? तो ये देखिए जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, भेष बदल कर। तो भेष किसका बदला था आज तक पता नहीं है, हिस्ट्री इस बारे में मौन है। किस तरीके से भेष बदला, कैसे ये बाहर आए, ये एक बहुत अच्छी घटना है जो हमारे हिस्ट्री में देखने को मिलती है। अगर शिवाजी नहीं भागते तो हो सकता था उनका जीवन जो है वहीं कट जाता और भेष बदल के आए थे। तो ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113। शिवाजी के प्रमुख सेनापति कौन थे जिन्होंने सिंहगढ़ की लड़ाई में वीरगति प्राप्त की थी? तो तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे, ठीक है। यहाँ पर मालूसुरे लिखा है, मालसुरे भी कहीं की किताबों में लिखा है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, आप आराम से एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिए। अगर आपका पेपर आप अगर हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। शिवाजी की समुद्री सेना का प्रमुख आधार कौन सा किला था? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है सिंह दुर्ग होगा। तो सिंह दुर्ग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से कई सारे दुर्ग जो हैं वो शिवाजी ने अपने कब्जे में कर रखे थे। सारे दुर्गों के नाम आप लोग याद रखोगे। ये जितने दुर्ग हैं उन पर कभी शिवाजी का कब्जा था, लेकिन वहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ संधियाँ कर ली गई थी और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो दुर्ग थे वो इनके हाथ से निकलते गए। इसीलिए मराठा साम्राज्य कभी अंग्रेज़ों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का जन्म जो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इस तरीके के नाम हमें देखने को मिलते हैं, दुर्गों के नाम अलग अलग रखे जाते हैं। शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? ये लोग हम इससे ऊपर भी मैं बता चुका था आपको, 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 117। शिवाजी महाराज के बाद मराठा सिंहासन पर कौन बैठा? तो यहाँ पर मैं बता चुका था, संभाजी उनके उत्तराधिकारी थे और औरंगजेब ने संभाजी को बहुत बुरी तरीके से मतलब हत्या करा दी थी। तो ये हम लोग अभी इतिहास में जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। शिवाजी महाराज ने किस धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया था?
तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था, रिलीजियस टॉलरेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ऑप्शन देख के सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, शिवाजी द्वारा निर्मित प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। इससे ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अष्टमंडल भी कहा जाता था, अष्टप्रधान भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 120, अष्टप्रधान में पेशवा का कार्य क्या था? तो अष्टप्रधान में जो पेशवा का कार्य था वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। इससे पहले हम लोग देख चुके थे, इसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, शिवाजी की सेना में कौन सा अंग प्रमुख था? तो कौन सा अंग प्रमुख था? गोरिल्ला सेना प्रमुख थी। तो गोरिल्ला युद्ध क्या होता था? जैसे कहीं झाड़ी में छुप के या कहीं से पहाड़ियों में छुप के जो अटैक करते थे, ये जो युद्ध करते थे, उसी को गोरिल्ला युद्ध बोला जाता था। तो औरंगजेब ने शिवाजी का एक नाम भी रख रखा था, पर्वती चूहा। ठीक है, तो पर्वती चूहा क्यों बोलता था? क्योंकि औरंगजेब ने पर्वती चूहा शिवाजी को क्यों बोला? क्योंकि पर्वत से ही छुपकर शिवाजी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था मुगल सेना को। तो इस तरीके से गोरिल्ला युद्ध पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे शिवाजी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध के सिद्धांत को क्या कहा जाता था? इसको छापामार युद्ध भी बोला जाता था। तो छापामार युद्ध वही है कि आप कहीं अचानक ही किसी सेना के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, इसको बोलते हैं छापामार युद्ध। ये युद्ध कला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और शिवाजी के द्वारा ही इसको प्रसिद्धि दिलाई गई थी। शिवाजी महाराज के दरबार में कौन से प्रमुख मंत्री थे? तो आप लोग इसको याद रखोगे, पेशवा, सरे नौबत और आमत्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इससे। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पेशवा को तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। सरे नौबत एक अधिकारी होता था, आमत्य भी एक मंत्री होता था। इसके आगे चलते हैं। शिवाजी के समय में भूमि कर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर व्यवस्था इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौथ और सरदेशमुखी दो तरीके के कर होते थे जो शिवाजी मराठा साम्राज्य में लिए जाते थे। कितने परसेंट लिए जाते थे ये आप लोग ऊपर देख लेना, मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। शिवाजी के समय विदेशियों से रक्षा करने के लिए किस किले का निर्माण हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है सिंधु दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें एज रटना होता है, तो आप इसको ऐसे रट सकते हो, याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 126, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायगढ़ में स्थापित की थी। बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। शिवाजी ने अपनी नौसेना का नेतृत्व किसको सौंपा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हेजी आंग्रे। ठीक है, कान्हेजी आंग्रे, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 127 का ए ठीक होगा, इसको एज पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। शिवाजी का प्रधान सेनापति कौन था? इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शिवाजी की सेना में जितने भी अधिकारी होते थे, जितने भी मंत्री होते थे, सब अपने आप में विशिष्ट होते थे। तो यहाँ पर नेताजी पालकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 129, शिवाजी ने भूमि कर व्यवस्था का निर्माण क्या रखा था? तो ये दो तरीके के टैक्स थे जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, चौथ और सरदेशमुखी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। शिवाजी ने जिस न्याय व्यवस्था को अपनाया था वह किस पर आधारित थी? तो हिंदू धर्म शास्त्र पर आधारित थी। तो यहाँ पर आप याद रखोगे, हिंदू धर्म का जो रिवाइवल करने का जो श्रेय जाता है वो शिवाजी को ही जाता है। तो हिंदू धर्म शास्त्र आप लोग इसको याद रखोगे। तो स्टूडेंट्स 130 क्वेश्चन यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 70 क्वेश्चन बचे हैं। तो 70 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस करे। 51 से लेकर 130 तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन, और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग 131 से लेकर 200 तक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।